बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट के 3 लेक्चर्स में मैंने उसे कंप्लीट किया था। 3 लेक्चर्स के वीडियोस आपके पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। जिसके पास लिंक नहीं होगा या यूट्यूब चैनल खोजने में दिक्कत है वो मुझे मैसेज भेजेगा, मैं उसे लिंक भेज दूंगा। तो बच्चों आप वहां चैनल पे जाके लास्ट 3 वीडियोस देखिएगा। 3 वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है बिजनेस स्टडीज का। आज बच्चों बात की जाती है बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 की। और इज द चैप्टर चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकंड है बच्चों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनना, उसके बाद जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको लिखिएगा। आपकी बुक्स में फिलहाल गिवन है और यहां पे हम कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। फिलहाल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में है क्या? तो बेटा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को बताया गया है। How many types of a business and a business organization? How many types? तो बच्चों there is a 2 types of a business organization. एक होता है बच्चों प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। There is a 2 side. और कभी कभी अब तो 3 सेक्टर हो चुके हैं, 3 फॉर्म्स हो चुके हैं, 3 फॉर्म। अभी तक हम क्या जानते थे? एक प्राइवेट बिजनेस होता है, एक पब्लिक बिजनेस होता है। पब्लिक मतलब बेटा गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट आती है उसे हम पब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी गवर्नमेंट, जिससे आपके बैंक हुआ, आपका रोडवेज हुआ, आपका रेलवे हुआ, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो जहां पे पब्लिक का इंट्रोडक्शन है, जैसा पोस्ट ऑफिस हुआ, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट आएगी, और प्राइवेट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट नहीं आती, वो टोटली प्राइवेट होता है। तो अभी तक हम 2 ही सेक्टर के बिजनेस जानते थे। एक से होता था प्राइवेट सेक्टर का, एक से होता था पब्लिक सेक्टर का। अब बच्चों बात की जाती है, ठीक है प्राइवेट सेक्टर ने पढ़ लिया, पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया। अब यहां इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना, जो मैंने थर्ड फॉर्म आपको बताया था ना, हम 2 जानते थे, अब एक फॉर्म और आ गया तीसरा, उसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। वो कौन सा सेक्टर बेटा? वो ज्वाइंट सेक्टर होता है। पहला हो गया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट में बच्चों आपका गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों मिलके जिस सेक्टर को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट सेक्टर। समझ में आ गया? तो बच्चों पहला क्या है? तो पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर। ओके, देन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर आंसर? So there is a 3 types of business organization. The first one is a private sector, second one is a public sector, and third one is a joint sector. What about a joint sector? Sir, joint sector is the sector where the government and a private entrepreneur meet together and start any business. That is called a joint sector. The example of a joint sector is a metro. आपने देखा होगा लखनऊ मेट्रो, आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो। मेट्रो में क्या है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट सेक्टर। एग्जांपल ऑफ अ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो देख लीजिए, ये सब ज्वाइंट सेक्टर में आते हैं, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 फॉर्म होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट। अब बच्चों सेकंड चैप्टर जो आपने को पढ़ना है, इस सेकंड चैप्टर में किस सेक्टर की बात की गई है? बेटा इस सेकंड चैप्टर नंबर 2 में आपके प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है। कौन से सेक्टर की? प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे। मतलब यहां पे जिस सेक्टर की बात की जा रही बच्चों, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर। अगर यहां पे बात की जाए तो ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम प्राइवेट सेक्टर की बात की जाएगी। ओके सर, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाती है। सर ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, या ये पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, ये प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है? देखो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में आपको पीवीटी एलटीडी लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। हर कंपनी के नाम के आगे ये वर्ड आपको दिखेगा, आपने देखा होगा अक्सर बिजनेस के सामने ये लिखा होता है
पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी का मतलब लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो जो कंपनियां प्राइवेट होती हैं उनके नाम के आगे जो सफिक्स लगता है बेटा दैट इज कॉल्ड पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड। जिस तरह मोहन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, मोहन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो कैसी कंपनी हो गई, वो सब प्राइवेट लिमिटेड हो गई, क्योंकि आपने बताया कि प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं या प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनके आगे पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हम एक कंपनी पहचानने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनियों के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो क्या सर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ कंपनियां ही आती हैं और कोई बिजनेस नहीं आता? आता है बेटा। आज उन्हीं सब बिजनेस के बारे में बात की जाएगी, एक एक आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आते हैं। सिर्फ कंपनी ही नहीं, और भी कई बिजनेस आते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में किए जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाता है बच्चों। प्राइवेट सेक्टर का ये सेकंड चैप्टर, बिजनेस का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से कम होता है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाए, लेस देन 51%, गवर्नमेंट शेयर लेस देन 51%। बेटा जिस भी कंपनी या जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होगा, कितने परसेंट से? 51% से कम होगा या नहीं होगा? 51% से कम होगा या नहीं होगा, ऐसे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर, तो आपको ये बताना है जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट का जो शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होता है, दैट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। और जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। चलिए सर ये बातें समझ में आ गई कि जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम होगा सर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर। और जहां पे सर गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होगा सर, दैट इज कॉल्ड आपका वो हो जाएगा पब्लिक सेक्टर। और जहां पे 51% से कम होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। चलिए ठीक है सर, यहां तक हमें बातें समझ में आ गई। अब से बात की जाती है जो सेकंड चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का है। और प्राइवेट सेक्टर में कितने तरीके के बिजनेस आते हैं बेटा? इस चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर में हम 5 टाइप्स के बिजनेस पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। पहला टाइप्स ये लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये बच्चा पहला टाइप है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सर दूसरा टाइप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से चला आता है, एंसेस्ट्रल बिजनेस। जिस तरह हमारे दादा ने जो बिजनेस किया था, हमारे फादर ने भी उनके बिजनेस को संभाला, उसके बाद वो बिजनेस हम संभालेंगे, हमारे बाद हमारे आने वाली जनरेशन संभालेगी। जब कोई बिजनेस आपके एंसेस्ट्रल मतलब आपके एंसेस्टर से चली आती है, दैट बिजनेस इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। 2 सेक्टर हो गए, पहला तो मैंने यहां लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। थर्ड होता है बेटा पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से अधिक लोग, 2 or more than 2 persons met together and start any business for a profit। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। 3 हो गए, प्राइवेट सेक्टर है, ये तीनों प्राइवेट है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और तीसरा आपका पार्टनरशिप। ओके सर, चौथा कौन सा है बेटा? चौथा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस सोसाइटी का काम होता है कोऑपरेशन, लोगों की मदद करना, इसका वेलफेयर का काम होता है, लोगों की सर्विसेज, लोगों को सर्विसेज देना। आपने एनजीओ के नाम सुने होंगे, कई एनजीओ खुलते हैं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं बेटा, तो इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिजनेस हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, सोशल वेलफेयर। ओके चलिए सर, ये 4 टाइप के बिजनेस तो समझ गए। लास्ट क्या है जो 5वां टाइप से बेटा, वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो कंपनी की मैंने अभी बात की ना, अभी मैंने कंपनी की बात की थी कि कंपनी के आगे क्या लिखा हो? प्राइवेट लिमिटेड। तो वो कंपनी कैसी होती है? वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है।
ओके ओके बेटा, ओके दीक्षा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा जिस कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। चलो, तो सर ये हमने 5 फॉर्म्स यहां पे जान लिए। 5 तरीके के फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड वन सर पार्टनरशिप, चौथा सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, और सर पांचवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए सर, ये पांचों फॉर्म तो समझ में आ गया। अब बेटा हम एक एक फॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, हम सब कुछ के बारे में जानेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे और उसके नोट्स प्रॉपर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आइए बच्चों, पहले बात की जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से ही पता चल रहा है सोल, सोल का मतलब अलोन, सोल का मतलब क्या होता है? अलोन, अकेला। और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है इसका मतलब है एक अकेला ओनर, अकेला मालिक, अकेला बिजनेसमैन। आप अपने आसपास के जो बिजनेस देखते हो, आपके घर के आसपास कोई दुकान होगी, कोई शॉप होगी, किसी भी चीज की शॉप होगी, आप वहां पे जाएंगे देखेंगे वहां पे एक ही मालिक होता है, एक ही मालिक सभी बिजनेस, अपने पूरे बिजनेस को देखता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसी का होता है, वही सब कुछ होता है। नुकसान भी होगा तो उसी को झेलना है, प्रॉफिट होगा तो उसी को मिलेगा, और बिजनेस की सभी एक्टिविटीज भी उसी को देखनी पड़ती है। तो जो बेटा अकेला मालिक होता है किसी बिजनेस का, सोल ओनर ऑफ अ बिजनेस, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वो फॉर्म कैसा बिजनेस का फॉर्म होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म होता है। तो समझ में आया, जिस बिजनेस में अकेला मालिक होता है, जो हम अपने आसपास की दुकान या शॉप्स को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ, हाँ एक दुकान वाला, दैट इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी बिजनेस हो जिसका सिर्फ एक ही मालिक है, तो बेटा एक मालिक है, वो ज्यादा तो बिजनेस देख नहीं पाएगा, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएगा। एक छोटी सी दुकान होगी, उसी में उसका सारा बिजनेस चलेगा, वो सब कुछ अपना उसी में देखेगा। बहुत बड़े लेवल पे उसका बिजनेस नहीं हो सकता, वहां पे बिजनेस एक छोटे लेवल पे होता है जब मालिक एक होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वन ओनर बिजनेस, वन ओनर बिजनेस या बिजनेस दैट हैव ओनली वन ओनर, दैट इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है, समझ में आ गया ना? जिस बिजनेस में एक ही मालिक होता है, वही सब कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आ गया? बोलो यार, ये प्राइवेट बिजनेस का पहला फॉर्म है, कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताऊं। यस सर, समझ में आ गया, ओके। अब बच्चों से बात की जाती है इसके आगे, ठीक है सर, समझ में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। अब इसके बाद इसके देखो, हम जितने भी बिजनेस के फॉर्म्स पढ़ेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हर एक बिजनेस का फॉर्म पढ़ना है, मतलब उसकी मीनिंग्स पढ़नी है, उसके फीचर्स पढ़ने हैं, उसके मेरिट्स पढ़ने हैं, उसके डीमेरिट्स पढ़ने हैं। इतनी चीजें हमको पढ़नी है सभी बिजनेस के फॉर्म। तो आइए बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप की सर मीनिंग तो हम जान गए, अब इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फीचर मतलब इसकी विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके फीचर्स। तो आइए बच्चों, बात की जाती है इसके फीचर्स के बारे में। बच्चों पहला फीचर लिखा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अच्छा ये बताओ, अकेला मालिक है, मान लीजिए मुझे कोई दुकान डालनी है अकेले, या कोई शॉप अच्छी से डालनी है, उसका मालिक मैं ही हूं, छोटी सी शॉप डालनी है, तो बताओ बच्चों, क्या शॉप को खोलने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्या? नहीं, क्योंकि सर छोटी सी शॉप खोलनी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक आदमी छोटी सी दुकान को आसानी से खोल भी सकता है, और मैं जब चाहूं तब उस बिजनेस को बंद भी कर सकता हूं। आज मन हुआ, ठीक है, हमने दुकान खोल ली, 2 महीने तक के बाद मेरा मन नहीं लगा काम में, मैंने उसको बंद कर दिया, कहानी खत्म। तो बच्चों ये पहला फीचर है इसका कि इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये दोनों ही आसान होता है, ये दोनों ही इजी होता है। इस बिजनेस को बनाना भी आसान है और इसे बंद करना भी आसान है। देयर इज नो एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, यहां पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आपकी विल पे डिपेंड है
कि आपका जब मन आए आप इसे खोल सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं, आपका जब मन आए आप इसे बंद कर सकते हैं। तो बच्चों पहला फीचर समझ में आ गया, इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर ये एकदम इजी होता है, ये आसान होता है, इसे खोलना और बंद करना दोनों ही आसान। ओके, अब बच्चों सेकंड पे बात कीजिए, इसका सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है बच्चों सोल रिस्क, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। तो बच्चों सोल रिस्क बियर, आपको पता है बिजनेस में रिस्क बहुत होता है। आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर नहीं चला तो लॉस होगा, उस लॉस को किसको सहना पड़ेगा? कौन बियर करेगा लॉस? तो वही जो अकेला मालिक है वही ना। तो इसका दूसरा फीचर क्या है कि सोल रिस्क बियर, जो भी रिस्क है उसे वही अकेला आदमी बियर करता है। जो भी बिजनेस में होता है रिस्क, जो भी नुकसान होगा वो उस अकेले आदमी को बियर करना पड़ेगा जो कि उसका ओनर है। और जो भी बेटा प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसी आदमी को मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी वही पाएगा और नुकसान हुआ तो भी उसी को झेलना है। तो इसलिए इसका दूसरा फीचर क्या है? सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, उसको प्रॉफिट भी वही मिलता है। आपको जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो उसी को मिलेगा। बेटा विपिन आपकी बातों को, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है? फिलहाल आप सिर्फ सुनते जाइए अभी, फिर मैं आपको मौका दूंगा पूछने का, आप पूछिएगा बिंदास। आइए बच्चों, थर्ड वाला पॉइंट लिखा है लायबिलिटी। क्या लिखा हुआ है ये? इसको ध्यान से देखना, ये लायबिलिटी लिखी है। लायबिलिटी बच्चों, लायबिलिटी का मतलब देखो, यहां पे जितने भी आप फॉर्म्स पढ़ोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी में ही लायबिलिटी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत। लायबिलिटी का मतलब कि अगर नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, मान लीजिए कभी कभी हम बिजनेस में 20,000 रुपीज लगाए लेकिन हमें 50,000 का नुकसान हो सकता है, 1 लाख रुपीज का नुकसान हो सकता है। तो ये कैसे? हमने तो लगाया 20,000 ना, 1 लाख का नुकसान कैसे हो गया? बेटा आपने 20,000 कैपिटल लगाई, आपने कहीं से सामान उधार लिया होगा, किसी को आपने उधार कहीं से पैसे लिए होंगे, अगर आपका बिजनेस डूब गया तो वो भी सब तो डूब जाएगा, तो वो सब मिला के आपको नुकसान होगा ना। तो बच्चों जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जितना भी नुकसान होगा वो उस अकेले आदमी को झेलना है कि नहीं झेलना है? जो भी बिजनेस का मालिक है वही तो झेलेगा ना। जितना भी नुकसान होगा वो टोटल लॉसेस उसी को बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों इसीलिए उसकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। कैसी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो कैसी लायबिलिटी होती है, तो सर दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड दैट अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि जितना भी नुकसान होगा वो उसी को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आ गया तीसरा फीचर, इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। चलिए इसका चौथा फीचर देखते हैं, कंट्रोल। बेटा बिजनेस में कंट्रोल क्या कई लोगों का होता है? तो नो सर, क्योंकि बिजनेस का फॉर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, तो यहां पे कंट्रोल अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि मैं ही अकेला हूं और मेरा मुझ पे तो कंट्रोल है ही, मेरा जो है कंट्रोल मेरे बिजनेस पे तो है ही, मुझ पे तो है ही। तो यहाँ पे कंट्रोल सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल एक ही आदमी का होता है, ओनली 1 पर्सन, एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, सिर्फ 1 पर्सन का कंट्रोल होता है, किसी कोई दूसरा यहाँ पे आके कंट्रोल नहीं करता। तो यहाँ पे जब सब कुछ मैं ही हूं तो कंट्रोल भी मुझी को करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल सबसे अच्छा होता है। तो बेटा पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, चौथा, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ समझ में आ गया। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इसका आसान होता है, इजी होता है। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है और कंट्रोल सिर्फ 1 पर्सन का होता है, एक ही आदमी है तो कंट्रोल भी तो उसी का होगा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लिखा है नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या होती है? सेपरेट एंटिटी का मतलब है बच्चों बिजनेस और उसका मालिक दोनों की अपनी अलग अलग पहचान। बिजनेस को बिजनेस के नाम से जाना जाए, उसके मालिक को उसके नाम से जाना जाए। बेटा यहां पे ऐसा नहीं होता। लीगली जो है ये कहा गया है
कि सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल बिजनेस की कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। उसका जो मालिक है वही सब कुछ होता है। जिस तरह आपके यहां अगर कोई सामान घट गया तो आप क्या कहते हो, भैया यादव जी की दुकान से लेते आइए, बोलते हो ना, जाओ यार यादव जी की दुकान पे मिल जाएगा, जाओ यार पाल जी की दुकान पे मिल जाएगा, यार तुम जाओ मोहन के यहां से लेते आओ, ऐसे बोलते हो ना। ये थोड़ी ना कहते हो कि जनरल स्टोर से जाओ, ये जनरल स्टोर का नाम यहां से ले आओ, ऐसे नहीं बोलते। आप कहते हो भाई यहां से जाओ, यहां से लेते आओ। तो मतलब आपने उस बिजनेस के मालिक का नाम लिया ना कि जाओ मोहन कहां से लेते आओ, यादव जी के यहां से लेते आओ, पाल जी के यहां से लेते आओ। तो क्या वहां पे कोई बिजनेस की सेपरेट एंटिटी हुई क्या? क्या कोई बिजनेस की अलग पहचान हुई क्या? तो नहीं सर, वहां पे कोई बिजनेस की अलग पहचान नहीं हुई। तो बेटा यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, तो इसलिए क्या लिखा है, नो सेपरेट एंटिटी, यहाँ पे कोई भी उनकी लीगल पहचान नहीं। ओके सर, ये पांचों फीचर समझ में आ गए। लास्ट बेटा, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सही, इसका मतलब तो साफ समझ में आया, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, कि बिजनेस लगातार नहीं चल सकता या चलने में थोड़ा सा कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा ये बताओ, एक मालिक तो एक ही है ना, अगर किसी भी कारण से मालिक की डेथ हो गई, मालिक की डेथ हो गई तो क्या बिजनेस चल पाएगा? मालिक तो चला गया, जो बिजनेस देखता था उसकी डेथ हो गई, बिजनेस उसका बंद हो गया। वो किसी कारणवश बीमार पड़ गया, तो जितने दिन बीमार पड़ेगा उतने दिन उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप की शॉप्स होती हैं, कभी कभी वो हमें बंद मिलती है, जब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट या नीड होती है, हम जाते हैं तो पता चला शॉप बंद है। और क्यों बंद है भैया, आज वो कहीं चले गए, आज वो बीमार पड़ गए, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस लगातार चलने में दिक्कतें आती हैं। ओके, तो बच्चों ये क्या थे, ये इसके 6 फीचर्स थे। क्या थे? 6 फीचर। सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गया। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इसका आसान होता है, इजी होता है। सोल रिस्क बियर, एक ही आदमी होता है जो कि सारे लॉसेस को देखता है। एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, और सारा प्रॉफिट उसी को मिलता है। इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इनका कंट्रोल पूरे बिजनेस में सिर्फ एक ही आदमी का कंट्रोल होता है। यहाँ पे कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिजनेस उसके मालिक की कोई अलग पहचान नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है कि अगर मालिक को कुछ हो गया तो बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ में आई बच्चों बात? तो ये इसके फीचर्स थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं तो बोलिए यस सर। अगर इसमें से अभी भी कोई फीचर नहीं समझ में आया है तो आप नंबर बता सकते हो कि सर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर बता दीजिए, मैं बता दूंगा। आ गया फीचर सबको समझ में? ओके चलो बच्चों, जब फीचर्स कंप्लीट हो जाता है, चलिए फीचर्स तो हमने पढ़ लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या विशेषताएं थी, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब पढ़ते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। आइए बच्चों देखते हैं इसके मेरिट्स के, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, अच्छा ये बताओ, जब बच्चों आदमी एक है, मालिक एक है, काम करने वाला वही आदमी है, कंट्रोल करने वाला वही आदमी है, तो क्या वो किसी और से जाएगा डिसीजन पूछने? उसे तो जो भी डिसीजन लेना है वो खुद ले लेगा ना, और जल्द से जल्द ले लेगा, क्योंकि उसे तो किसी से कुछ पूछना नहीं है। भाई मुझे ये काम करना है तो मतलब करना है, मैं अकेला हूं, जो डिसीजन है वो मेरा ही होगा, तो मैं जल्द से जल्द डिसीजन ले सकता हूं किसी भी बात पे। आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने स्टार्ट किया, कल मुझे बिजनेस बंद करना है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा अपना शटर बंद कर दूंगा, बिजनेस मेरा बंद हो गया। क्या किसी से पूछने की जरूरत पड़ी क्या? नो सर। तो बेटा यहाँ पे पहला मेरिट क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन जल्द से जल्द लिए जाते हैं। चलिए इसे समझ में आ गया। दूसरा क्या है? कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, आपने अपने बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमाया, या आपका बिजनेस कैसे सक्सेस हुआ, कैसे ऊपर बढ़ा, या आपने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया, या आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉसेस होता है, जो भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन हैं बेटा वो बताओ सिक्योर्ड है कि नहीं?
सिक्योर्ड है ना, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं जानता। आपके अलावा कोई जानता है क्या? नहीं। तो आप कॉन्फिडेंट हैं। आप क्या है? कॉन्फिडेंट। किससे? अपनी इंफॉर्मेशन से, कि जो मेरी इंफॉर्मेशन से वो बाहर किसी को पता नहीं है कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, या मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मेरे बिजनेस की कोई भी बात किसी को भी नहीं पता है, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन से कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन आगे लीक नहीं है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है। तो ये इसका दूसरा प्रॉफिट है, दूसरा बेनिफिट है कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिक्योर्ड होती है। बेटा थर्ड वन क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब जो आपका प्रॉफिट होता है, या जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, या जो भी इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं प्रॉफिट के रूप में, तो डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं भाई। जो भी प्रॉफिट होगा वो तो आप ही को होगा ना, किसी और को थोड़ी ना होगा। तो डायरेक्टली वो आप ही को तो मिलेगा, किसी और से थोड़ी ना मिल के आएगा कि आपका ऊपर मालिक बैठा है तो आपको बोनस देगा, आपको सैलरी देगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी इंसेंटिव होना है, जो भी चीजें बढ़ेंगी वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। तो इसका तीसरा बेनिफिट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। चलिए इसे समझ में आ गया, डायरेक्ट इंसेंटिव भी समझ में आ गया। चौथा बेनिफिट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब कंप्लीट करना, अपने काम को कंप्लीट करना। बेटा इसका सबसे अच्छा मेरिट है कि एक आदमी को पता होता है कि मुझे अपना काम किस तरीके से कंप्लीट करना है। भाई 10 लोग होंगे तो उनके काम करने का तरीका भी 10 होगा, एक दूसरे की बात को माने ना माने, तो हो सकता है काम को कंप्लीट करने में दिक्कतें आए। लेकिन जब एक ही आदमी है तो उसे तो पता है ना कि उसको अपना काम किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो बेटा यहां पे क्या होता है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि ओनर को ये अच्छी तरह पता होता है कि उसे अपना काम किस तरीके से कंप्लीट करना है, कितने घंटे काम करने हैं और कितने घंटे काम नहीं करना, या कितने दिन में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और बेटा लास्ट वाला मेरिट्स वही है जो अभी आपने फीचर में पढ़ा था। फीचर में क्या पढ़ा था? तो आपने यहाँ पे पढ़ा था ये फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर, बस वही यहाँ पे लिखा है इसका फीचर, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। इसे खोलना भी आसान है और बंद करना भी आसान है। इसे खोलना भी आसान है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना भी आसान होता है और बंद करना भी आसान होता है। तो बच्चों ये था इसके मेरिट्स, ये पांच मेरिट्स थे जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव वाला, चलो बेटो डायरेक्ट इंसेंटिव देखो। डायरेक्टली इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब जानो। इंसेंटिव का मतलब जितना जो आपका प्रॉफिट होता है, सीधा सीधा ऐसे जानो, जो आपका क्या होता है? प्रॉफिट। अब बच्चों ये बताओ, प्रॉफिट तुमको डायरेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट मिलेगा? भाई कोई सामान अगर आपने बेचा तो जो प्रॉफिट होगा वो तो डायरेक्टली मिलेगा ना आपको, सीधा सीधा आप ही को तो मिलेगा, किसी और से तो होके आएगा नहीं। भाई कोई भी सामान बेचोगे डायरेक्ट मिलेगा ना। तो वही कहता है कि यहाँ पे इसका मेरिट्स क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो बच्चों ये देखो, ये इसके 6 फीचर्स थे और यहाँ पे इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक वो मेरिट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द मेरिट एंड दिस इज द फीचर। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब बच्चों आइए बात की जाती है इसके डीमेरिट्स। इसी को डीमेरिट भी कहते हैं, इसी को लिमिटेशंस भी कहते हैं। तो इसकी डीमेरिट्स और लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का नुकसान क्या क्या है, क्या क्या हमें क्या क्या इसके डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। पहला डीमेरिट, इसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब बच्चों ये बताओ, एक आदमी के पास पैसा जो होता है वो लिमिटेड ही तो होता है ना। भाई मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप अपना बिजनेस सिर्फ, आपके पास लिमिट कितनी है? सिर्फ 50,000 की। अगर आप 2 लाख का बिजनेस आप अपना 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो क्या स्टार्ट हो पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि सर हमारे पास सिर्फ 50,000 है, तो हम 2 लाख का बिजनेस कैसे स्टार्ट हो पाएगा? तो बेटा यहाँ पे जो इसका पहला लिमिटेशन है वो होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का, कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के पास रिसोर्सेज जो हैं, जो पैसे हैं, वो कैसे हैं? वो लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड तो है नहीं, जो पैसा है वो लिमिटेड है, इसलिए बिजनेस को बढ़ाने में दिक्कत आती है। तो ये इसका पहला डीमेरिट है। दूसरा बेटा, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस की लाइफ भी क्या है? लिमिटेड, जब तक ओनर जिंदा है।
एक मालिक जब तक जिंदा है तभी तक बिजनेस उसका चलेगा। अगर किसी कारणवश उसे कुछ हो गया तो बिजनेस कोई चलाने वाला नहीं होता, बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस की लाइफ भी क्या है, वो लिमिटेड है। तो बच्चों इसका दूसरा डिमेरिट क्या हुआ कि इसकी बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड है और इसका यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। थर्ड बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको पता है कि यहाँ पे फीचर में देखो इसकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर हमें नुकसान ज्यादा हो गया, हमें नुकसान ज्यादा हो गया तो सभी नुकसान को कौन सहेगा, हम ही तो सहेंगे ना। अपने घर से भी पैसा देना पड़ जाएगा, अपने बैंक अकाउंट से भी देना पड़ जाएगा, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हुई ना। तो बताओ बच्चों ये डीमेरिट हुआ कि नहीं हुआ, डीमेरिट हुआ। क्यों, जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा डूब गया तो उतना पैसा भी हमें देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा डीमेरिट तो सर यही हो गया कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो सारा लॉस हम ही को देखना है, कोई दूसरा देखने नहीं आएगा। तो बच्चों इसका जो थर्ड डिमेरिट था वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी का। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चौथा क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजर की जो एक्टिविटी होती है। अब देखो जब एक बड़ी कंपनी होती है तो बड़ी कंपनी में बहुत ढेर सारे मैनेजर्स होते हैं। जब मैनेजर्स बहुत ढेर सारे तो उनकी एक्टिविटीज भी अनलिमिटेड हैं। भाई हर एक मैनेजर्स की एक्टिविटी अलग अलग होगी, वो आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बट यहां पे क्या है, यहां पे तो वही एक आदमी है ना, सिर्फ एक ही आदमी तो है। वो एक आदमी की जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी जिस तरह प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गई, ये सब जो एक्टिविटी है एक मैनेजमेंट की, यहां पे तो लिमिटेड ही होगी। क्यों लिमिटेड होगी? क्योंकि भाई यहां तो एक ही आदमी है ना, वही मालिक है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ है। तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी भी लिमिटेड होगी। ओके बच्चों, तो बच्चों बस यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था। पहला क्या जानना था कि बिजनेस होता क्या है, उसके बाद इसके फीचर्स, ये इसके फीचर्स हैं। अगर पूछा जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर्स की लायबिलिटी क्या होती है तो आपको आंसर देना पड़ेगा सर अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके मेरिट्स थे, 4-5 मेरिट्स यहाँ पे दिए थे। इसके बाद इसके 3-4 डिमेरिट्स दिए हुए थे। बस इतना ही आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना काफी। आज आप इसकी नोट्स बना लीजिएगा। कल की डेट में मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताऊंगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काफी। कल के दिन मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरीके से डेली एक एक 2-2 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे तो ये 5 फॉर्म्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज को पढ़ो, डेली उसकी नोट्स बनाओ और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फोन मिला के पूछ लेना। ठीक है, अब मैं आपको टाइम देता हूं, जिससे जो पूछना है पूछ लीजिएगा।